हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लिप्ड एकेडमी। फ्लिप्ड एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये हमारी आधुनिक भारत के इतिहास की लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनी के आगमन में हमने ब्रिटिश कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे, और ब्रिटिश कंपनी में हमने पढ़ लिया है 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1708 में जितनी भी भारत में ब्रिटिश कंपनी होती है वो सब आपस में विलय करके एक नई कंपनी का निर्माण करती है। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उससे आगे का हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इस वीडियो में दस्तक के बारे में, जो फर्रुखशियर का जो फरमान था ब्रिटिश कंपनी के लिए उसके बारे में, और कुछ अन्य तथ्य भी देखेंगे। तो यहाँ तक देखने के बाद हमारा ब्रिटिश कंपनी का जो आगमन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। फिर हम फ्रांसीसी कंपनी और डेनिश कंपनी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, और उसके बाद हम अपनी आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह ब्रिटिश कंपनी ने भारत में अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले फर्रुखशियर। जैसे 1708 में कंपनी का विलय हो गया था सभी कंपनियों का, और उन्होंने नई कंपनी बना ली थी। तो उसके बाद 1717 में एक ब्रिटिश दूत आता है, ब्रिटिश दूत मंडल आता है, दूत मंडल, जिसमें 3 लोग होते हैं। तो उसमें जो पहला है वो है जॉन सरमन। जॉन सरमन एक ब्रिटिश अधिकारी है कंपनी का। दूसरा जो है वो है डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन एक चिकित्सक है। और तीसरा जो इस दूत मंडल में होता है वो होता है ख्वाजा सरहद। और जो ख्वाजा सरहद है ये एक दुभाषिया होता है, दुभाषिया। ठीक है जी। अब ये तीनों भारत में आते हैं, और भारत में आके ये ब्रिटिश दूत मंडल जो होता है ये जाता है फर्रुखशियर के दरबार में। तो ये जाते हैं कहाँ आते हैं? फर्रुखशियर के दरबार में आते हैं। ब्रिटिश दूत मंडल आया जिसमें 3 लोग थे, और ये आते हैं फर्रुखशियर के दरबार में। अभी फर्रुखशियर के दरबार में आते हैं तो करते क्या है? फर्रुखशियर को उस समय पे जब 1717 में आते हैं एक बहुत भयानक बीमारी से जूझ रहा होता है। तो ये जो चिकित्सक होता है डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, ये फर्रुखशियर का इलाज कर देता है, और फर्रुखशियर को उस भयानक बीमारी से छुटकारा मिल जाता है, जिसकी वजह से फर्रुखशियर इनसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और बदले में एक फरमान जारी करता है। और वो फरमान अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिश कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जिसकी वजह से आगे चल के उनको व्यापार में बहुत ज़्यादा लाभ होने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं अब क्या हुआ था, नोट कर लेते हैं। ये क्या करते हैं? फर्रुखशियर को भयानक बीमारी से मुक्त करते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होता है? एक फर्रुखशियर फरमान जारी करता है। तो उस फरमान के बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल में, क्या क्या था उस फरमान में, और किस तरह से उस फरमान से ब्रिटिश कंपनी को लाभ पहुंचते हैं। तो 1717 में फर्रुखशियर का फरमान जारी होता है। तो इस फरमान में क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहला पॉइंट तो होता है इसमें बंगाल में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने की छूट मिल जाती है। कर मुक्त
व्यापार की अनुमति, करमुक्त व्यापार की अनुमति मिल जाती है और ये मिलती है 3000 रुपये वार्षिक में। मतलब कि 3000 रुपये वर्ष में एक बार देने, उसके अलावा कोई भी उनको बंगाल में चुंगी कर या किसी भी तरह का कर मुगल सरकार को, मुगल सल्तनत को नहीं देना पड़ता। दूसरा, सूरत में, सूरत में भी कर से मुक्त मिल जाती है, कर मुक्त व्यापार की अनुमति मिल जाती है और यहाँ पे 10,000 रुपये वार्षिक देने होते हैं कंपनी को, मुगलों को। ठीक है जी। तो ये दो मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है कंपनी को फरोख्त शेयर की तरफ से। तीसरा क्या होता है, कंपनी द्वारा जारी सिक्के या मुद्रा, कंपनी द्वारा जारी मुद्रा जो होती है वो मुगल साम्राज्य में मान्यता मिल जाती है। तो जो कंपनी के द्वारा मुद्रा जारी की जाती थी बंगाल से, उसको पूरे जो मुगल साम्राज्य था, पूरे मुगल साम्राज्य में उस मुद्रा को मान्यता मिल जाती है और वो लेन देन में प्रयोग में आने लग जाती है। तो एक तीसरा इसमें ये फ़ायदा होता है। तो ये कंपनी के लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इसी फरोख्त शेयर के फरमान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसको मैग्ना कार्टा जिसने कहा था उस यूरोपीय लेखक का नाम था ऑर्म। तो ऑर्म फरोख्त शेयर के इस फरमान को ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ये भी नोट कर लेते हैं, ऑर्म फरोख्त शेयर के फरमान को मैग्ना, कंपनी का मैग्ना, कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है जी। तो कंपनी का कार्टा, कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा, ओम ने कहा। ये क्वेश्चन आ जाता है, ये भी हम याद रखेंगे। अच्छा, ये फरोख्त शेयर का फरमान जो होता है जिसमें कि कर मुक्त व्यापार करने की छूट मिल जाती है, इसको दस्तक भी कहा जाता है। दस्तक, तो अगर क्वेश्चन आता है कि दस्तक, फरोख्त शेयर ने दस्तक, कंपनी ने दस्तक किससे प्राप्त किया, सर्वप्रथम या 1717 में दस्तक प्राप्त किया, तो वो फरोख्त शेयर के फरमान की बात कर रहे हैं। फरोख्त शेयर ने वो दस्तक जो था वो कंपनी को दिया था। दस्तक होता क्या है, दस्तक को भी प्रॉपर नोट कर लेते हैं हम। दस्तक होता है मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र। मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र होता है दस्तक। अच्छा, कुछ और अन्य तथ्य भी पढ़ लेते हैं हम, और भी कुछ ब्रिटिश कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें जो हमें याद रखनी है, जिसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको एक दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, दूसरे नाम से भी पुकारा जाता था उस समय पे। तो वो दूसरा नाम क्या था, वो था जॉन कंपनी। तो अगर पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अन्य क्या नाम था, तो वो था जॉन कंपनी। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी शोरा और अफीम ये कहाँ से प्राप्त करती थी, तो ये प्राप्त करती थी बिहार से, बिहार से प्राप्त करते थे। इसके अलावा अगर पूछा जाए
कि जिस समय कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय मुगल बादशाह कौन था, और कंपनी की जो पहली फैक्ट्री लगी थी उस समय मुगल बादशाह कौन था। तो कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन था, तो वो था अकबर। तो बादशाह अकबर कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह था। अगर पूछा जाए कंपनी की प्रथम फैक्ट्री जब स्थापित हुई थी, स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन था, तो वो था जहांगीर। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, पर एक बार रिमाइंडर के तौर पे याद कर लेते हैं, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बार बार बनते हैं। तो प्रथम फैक्ट्री की स्थापना के समय जहांगीर था और कंपनी की स्थापना के समय अकबर बादशाह था। और प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी, तो प्रथम फैक्ट्री थी सूरत। प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर थी, प्रथम फैक्ट्री सूरत में थी, जो कि 1613 में लगाई गई थी। ठीक है जी। और हमें इसके बारे में याद रखना है, कंपनी के बारे में। कंपनी की फैक्ट्री जो होती थी, फैक्ट्री क्या होती थी, फैक्ट्री जिसको कहते थे, वहाँ पे कोई प्रोडक्शन का काम ऐसा नहीं होता था, वो एक तरह से इनका भंडार गृह था। कंपनी वहाँ पे जो भी भारत से चीज़ें जो भी अर्जित करती थी, जो भी किसानों से या जो भी कहीं से कुछ भी अपना माल बनवाती थी, माल खरीदती थी, वो सारा कुछ वो इन फैक्ट्रियों में, इन भंडार गृह में रखती थी। और जब उनको एक्सपोर्ट करना होता था इंडिया से बाहर, तो उनको एक्सपोर्ट इन्हीं फैक्ट्रियों से कर दिया जाता था। तो ये फैक्ट्री क्या थी, बेसिकली ये भंडार गृह होते थे। तो ये बातें हमें याद रखनी है। अच्छा, और अगर पूछा जाए कि कंपनी का जो मुख्यालय होता था, मुख्यालय या हेडक्वार्टर जो था वो कहाँ पर था, तो वो था बंगाल में। कंपनी का मुख्यालय बंगाल में था। ये बातें याद रखनी है। इसके अलावा एक और कथन है जो हमें याद रखना है, जो कि लैंडस्टोन नाम का एक यूरोपीय लेखक है, उसने कहा था भारत के बारे में। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो लैंडस्टोन ने क्या कहा था, लैंडस्टोन ने कहा था भारत में जाने के अनेक रास्ते व माध्यम हैं, परंतु सभी का उद्देश्य एक ही है कि चमत्कारी देश भारत पहुंचा जाए। तो ये कहा था लैंडस्टोन ने कि भारत में जाने के अनेक रास्ते व माध्यम है, परंतु सभी का उद्देश्य एक ही है कि चमत्कारी देश भारत पहुंचा जाए, जो धन से भरपूर है। तो ये पूरा कथन था जो कि एक यूरोपीय लेखक लैंडस्टोन ने भारत के बारे में कहा था। तो इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो बची हुई पुर्तगाली कंपनियां जो भारत में आई थी, जैसे कि फ्रांसीसी कंपनी के बारे में, और जो डेनिश कंपनी थी उसके बारे में भी थोड़ा सा हम देखेंगे। उसके बाद हमारा यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन की सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद हम जो ब्रिटिश कंपनी का भारत में, बंगाल में और जो भारत के दूसरी जगहों पर उन्होंने जो यहाँ के भारत के स्थान अर्जित करने शुरू कर दिए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और क्रमवार तरीके से हम आगे की चीज़ों को पढ़ते चले जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।